हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स, मतलब कि जो हमारा लैग्रेंजियन निकलेगा उससे इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकलेगी उससे हम मतलब कि ये सब हम कैसे बता सकते हैं कि वो एसएचएम है या फिर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। मतलब डायनेमिक्स का टाइप्स बताना है, फ्री पार्टिकल है या एसएचएम है या ऑसिलेटरी मोशन है ना। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब एक बार ये रिवाइज कर लेना, शायद इसका मैं आगे यूज़ करूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लैग्रेंजियन। हम कैसे लिखते हैं, हम स्टैंडर्ड अभी तक हमने सब देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी होती है, मतलब कैसे लिखते हैं, कि प्रूव कर लिया था हमने उसे। ठीक। और हमने लैग्रेंजियन देख लिया कि क्या होता है ना। मैंने आपको बता दिया कि लैग्रेंजियन का खुद का कोई यूज़ नहीं है, मतलब उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है लैग्रेंजियन का। ये हमने एल निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और उसका खुद का कोई यूज़ नहीं है। अगर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता कि लैग्रेंजियन हमें दे दिया और हमें इससे पूछ लें, ऐसा नहीं है। लैग्रेंजियन का यूज़ ही यही है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, केवल इसका इतना यूज़ होता है। ठीक। तो अब हम इस क्लास में देखेंगे कि लैग्रेंजियन ऑफ सम स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक। लैग्रेंजियन ऑफ सम स्टैंडर्ड सिस्टम्स। और ये इसके ऊपर मैं 20-30 मिनट्स की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिस्टम काफ़ी है कि हमारा वेज लूप सिस्टम हो गया, स्फेरिकल सिस्टम हो गया, है ना, सन अर्थ सिस्टम हो गया, रिजिड बॉडी वाला सिस्टम्स हो गए। तो ऐसे मतलब कि काफ़ी सिस्टम्स बन जाएंगे। तो इसलिए मैं इस पर मैं मतलब कि 3-4 शायद वीडियो बनेगी, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको। ठीक। तो लैग्रेंजियन ऑफ सम स्टैंडर्ड सिस्टम्स हम करते हैं। देखो, सबसे पहला हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर पता है ना, ऑसिलेटर वही होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। और ऑसिलेटर जैसे सॉलिड्स में जो भी वाइब्रेशन करते हैं ना पार्टिकल, उन्हें हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम देखते हैं। लैग्रेंजियन देखेंगे हम, स्टैंडर्ड सिस्टम, ये सब स्टैंडर्ड सिस्टम है। स्टैंडर्ड सिस्टम का सीख के फिर तो हम नॉर्मल किसी का भी सीख जाएंगे। तो हम इसमें केस लेते हैं सबसे पहले 1D, वन डायमेंशन का लेते हैं। अब देखो, हमें पता है क्लासिकल मैकेनिज्म लैग्रेंजियन कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, वन डायमेंशन है ना, कोई पार्टिकल है और ये वाइब्रेट कर रहा है ना, इधर इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो वन डायमेंशन में अब ये केवल मान लो कि एक्स डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम और वी स्क्वायर। तो किस डायरेक्शन में, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में कर रहा है ना, तो वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स डॉट और एक्स डॉट स्क्वायर, समझ गया ना, एक ही डायरेक्शन में एक्स में। तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। देखो, जो ऑसिलेटर होती है ना, उसका एक पोटेंशियल एनर्जी एक अलग से होती है, उसमें ये नहीं कि हम एम जी एच ये सब कर रहे हैं, उसकी अलग होती है। उसकी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इसलिए लिया क्योंकि एक डायमेंशन हाँ, एक डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है। तो या फिर हम के को ऐसे तो लिख सकते हैं, के इक्वल टू कितना होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम होता है ना। तो हम लैग्रेंजियन जो लिख देंगे वन डायमेंशन ऑसिलेटर का, हम लिख सकते हैं हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया आपका वन डायमेंशन में। ओमेगा हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। अब हम लिखते हैं वन डायमेंशन। देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्स डॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैं पहले ही क्लास मैंने इसलिए ली थी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। देखो, वन डायमेंशन है तो एक्स डॉट स्क्वायर आगे वेलोसिटी, कार्टेशियन की बात कर रहा हूँ। अगर टू डायमेंशन है तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर आ जाएगा। थ्री डायमेंशन है तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है। चलो मैं टू डायमेंशन भी, चलो मैं 2-3 डायमेंशन का भी करा देता हूँ। देखो, अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूँ तो टू डायमेंशन में देखो,
लैग्रेंजियन कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसमें हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम, और देखो एक्स डायरेक्शन में अलग फ्रीक्वेंसी होगी ना, ओमेगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हाफ एम और ओमेगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 डायमेंशन में, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया आपका 2 डायमेंशन में। अब देखो ओमेगा एस ओमेगा वाई, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी है। एक हमने पढ़ा था आइसोट्रोपिक केस, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक केस, आइसोट्रोपिक का मतलब हमें पता है ना कि जब फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल हो जाए, मतलब ओमेगा एक्स ओमेगा वाई के इक्वल हो जाए, ओमेगा एस ओमेगा वाई, और हम ये मान लेते हैं ओमेगा एस ओमेगा वाई हमारी है ओमेगा, अगर दोनों ही पार्टिकल सेम ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लैग्रेंजियन कितना आ जाएगा, देखो एक सेकेंड, हाँ तो आपका यहाँ पे लैग्रेंजियन आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा वाई, ये तो हम कॉमन ले लेंगे ना, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया लैग्रेंजियन आपका 2 डायमेंशन में, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, 3 डायमेंशन का अगर हम लैग्रेंजियन लिखते हैं तो ये सिंपल वही हो जाएगा, लैग्रेंजियन हो जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम, और हम ना यहाँ पे मतलब हम तीनों जो ऑसिलेटर हैं उनका मास एम ही मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा जेड, सॉरी ओमेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका लैग्रेंजियन 3 डायमेंशन में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक। और अगर यहाँ पे फॉर आइसोट्रोपिक केस के लिए देखें, अगर हम यहाँ पे फॉर आइसोट्रोपिक केस, तो आइसोट्रोपिक केस के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई जो तीनों फ्रीक्वेंसी उन हम इक्वल मान लेंगे ओमेगा के। तो आइसोट्रोपिक केस के लिए लैग्रेंजियन आपका आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए ना। अब ना यहाँ पे मैं एक बात, चलो मैं आगे बताता, चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखो हमने ये देखा है यहाँ पर, अब आप एक बात देखो, मान लो मतलब ये ऑसिलेटर क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो मान लो ये एक पार्टिकल है, ऑसिलेटर वही होता है, ऑसिलेटर मतलब होता है पार्टिकल वाइब्रेट करना, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी जो पार्टिकल है जब वो वाइब्रेट कर रहा है ना, मान लो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये इधर वाइब्रेट कर रहा है, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो ये पार्टिकल, अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, ये 1D की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो इसका 1 आएगा ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो ये केवल ट्रांसलेट कर सकता है, सॉरी वाइब्रेट कर सकता है ना, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा इसमें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा। तो और 1, और तो इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्लासिक मैकेनिज्म में बोला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात होगी, मैं केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलता हूँ। मतलब क्लासिकल मैकेनिज्म में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जब बोलते हैं ना, तो वो इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही होते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले मतलब स्टार्टिंग की क्लास में बता चुका हूँ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वाली क्लास में। तो इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स,
है ना, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1, तो x जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रहेगा। तो जो हमारा लैग्रेंजियन भी आएगा ना वो भी केवल x की ही टर्म में रहेगा। देखो लैग्रेंजियन क्या है, x डॉट स्क्वायर और x, ठीक है ना। ऐसे ही 2 डायमेंशन है कोई, अगर मान लो 2 डायमेंशन है, अगर हम यहाँ पे कोई ऑसिलेटर ले लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने ऑसिलेटर ले लिया एक ऐसे, तो ये जो ऑसिलेटर है एक तो ये x डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और ऐसे ही ये जो ऑसिलेटर है ये मान लो y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे भी कर रहा है और ऐसे ऐसे भी कर रहा है ये ऑसिलेट, ठीक। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 2 रहेगा। तो इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 2, ये होगी x डायरेक्शन और ये होगी आपकी y डायरेक्शन, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना हो गया x एंड y। तो इसका भी जो लैग्रेंजियन रहेगा ना फिर वो x और y में ही रहेगा, x y, x और y, ठीक है ना, x y और y x, केवल x और y में। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं, जितने इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उस उन्हीं टर्म्स में हमारा लैग्रेंजियन रहता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ये z में भी हो जाएगा r थीटा फाई किसी में रहेगा, नहीं, केवल इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हमारा लैग्रेंजियन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब हम अगला करते हैं सिंपल पेंडुलम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखो, अब हम सेकंड केस करते हैं सिंपल पेंडुलम का। मैंने पहली वाली क्लास में भी शायद जो सबसे पहली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हुई थी ना उसमें मैं बताया था सिंपल पेंडुलम को दूसरे नाम से भी क्या बोलते हैं, प्लेन पेंडुलम, ठीक है ना, मैं बताया था, क्योंकि एक ही प्लेन में ऑसिलेट करता है, प्लेन पेंडुलम, ठीक है। अब देखो सिंपल पेंडुलम, प्लेन पेंडुलम, अब हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक, ये हमारा बोब हो गया और ये ऐसे एक कनेक्ट है, ये रिजिडली कनेक्ट है और ये हो गया हमारा एल, ठीक है, ये लेंथ होगी एल, ठीक। और इसमें ये और बना देते हैं, हाँ, ये इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। एक सेकेंड, ठीक है ना, तो ये ऐसे हमारा ऑसिलेट कर रहा है और ये इसका मास हो गया m, इसका मास हो गया m। अब देखो, अब हमें इसका लिखना है लैग्रेंजियन। अगर मैं लैग्रेंजियन हमें पता है कितना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि स्फेरिकल पेंडुलम या फिर ये जितना भी पेंडुलम वाले केसेस होते हैं ना, स्फेरिकल पेंडुलम हो, सिंपल पेंडुलम हो या कुछ कोई सा पेंडुलम से रिलेटेड केस हो, उनको ना मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दिखाया था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर याद हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था 1, ठीक है। और हमने और मैंने आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दिखाया, तो तब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाया था। और मैंने तब भी आपको एक बात बताई थी कि पेंडुलम वाले केसेस को अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करके करते हो ना, मतलब लैग्रेंजियन निकालते हो, तो वो आपको मतलब कि ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। अब देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल, काइनेटिक एनर्जी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था। और ये देखो आपका प्लेन पेंडुलम है ना, देखो
देखो ये प्लेन पेंडुलम है, प्लेन पेंडुलम का मतलब है 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में कार्टेशियन 2 डायमेंशन में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो ये आपकी आएगी हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आएगी ना। अब देखो यहाँ पर, और अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी से पहले, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, सबसे पहले हम इसमें कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक ले लेते हैं, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, तब भी मैंने देखो ऐसे ऐसे करके बनाया था, आपको अगर याद हो, ठीक। तो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं थीटा, ये हो गया थीटा एंगल। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम थीटा ऐसे ले लेते हैं, है ना। ये मतलब कि ओरिजिन से जो हमारा आर होता है ये आपका आर है, ठीक है ना, ये आपका आर है। तो इससे क्या पता चला, हमारा एल तो कांस्टेंट है ना, हमारा एल तो कांस्टेंट है, तो ये कितना हो गया, हमारा आर कांस्टेंट हो चुका। तो हम कह सकते हैं ना, आर हमारा कांस्टेंट है, तो आर डॉट कितना होएगा 0, डी आर बाई डी टी 0 होएगा। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी ना, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक। और ये डिस्टेंस हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, मतलब ये जो है ये आएगा आपका आर, और ये थीटा, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, ठीक है ना, आर कोस थीटा हो जाएगा। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी mgh, और मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक सरफेस हमें मानना पड़ता है जहाँ पर हम मतलब कि 0 ले सकें उस सरफेस पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो हम मान लेते हैं ये वाला सरफेस जो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ग्रेविटी नीचे है, ठीक है ना, ग्रेविटी नीचे है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जब हम सरफेस से नीचे लेते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है, और जब हम सरफेस से ऊपर लेते हैं उस हाइट तक तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो यहाँ पे देखो हमें इतनी हाइट तक लेना है, इतनी हाइट तक ये नेगेटिव आएगा ना, ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ माइनस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस mgh। तो माइनस mg हाइट कितनी है, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा है ना, यहाँ से हाइट कितनी है, आर कोस थीटा है ना। तो बस, तो mg आर कोस थीटा हो चुका है। बस अब हम यहाँ पे सिंपल लैग्रेंजियन लिख देंगे अब। तो आपका लैग्रेंजियन आ गया है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, हाफ। देखो मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। मैंने पहले वाले केस में भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बताया ना, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, है ना, उतने में ही लैग्रेंजियन लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो आर तो कांस्टेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। तो इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना हो गया, दो कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने इसमें, 2 है ना, एक है आर एक है थीटा, और आर तो आपका कांस्टेंट है। तो इसमें इंडिपेंडेंट मतलब आर तो कांस्टेंट है, तो फिर वेरिएबल हुआ ही नहीं ना, कोऑर्डिनेट मतलब वेरिएबल जो वेरी कर रहा हूँ, तो केवल थीटा ही तो वेरी कर रहा है। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है केवल थीटा है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चलता है कि जो हमारा लैग्रेंजियन आएगा वो केवल और केवल थीटा के टर्म्स में रहेगा, उसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल रहेगा, वो रहेगा थीटा। अदरवाइज जितनी भी टर्म्स रहेंगी वो सब कॉन्स्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर मैं लैग्रेंजियन लिखता हूँ, लैग्रेंजियन हो गया आपका हाफ एम, और ये वाली टर्म आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है ना। केवल थीटा है जो वेरी कर रहा है इस वाली टर्म में भी। अब देखो माइनस एम जी, आर की जगह हम एल लिख देंगे, और कोस थीटा, ठीक है। ये हमारा आ गया लैग्रेंजियन, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, मैं एक बार दोबारा समझा दूँगा, क्लास ले लूँगा मैं एक बार। तो यहाँ पे आप पूरे इसमें देखो केवल एक थीटा ही तो है जो वेरी कर रहा है, वरना एल कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, केवल और केवल थीटा ही वेरी कर रहा है, क्योंकि हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है ना इंडिपेंडेंट, वो केवल एक थीटा ही है। तो ये आ गया हमारा सिंपल पेंडुलम का लैग्रेंजियन। बस लैग्रेंजियन निकल गया, सिंपल हम वो निकाल लेंगे, इक्वेशन मोशन निकाल लेंगे, हो जाएगा। और इस पर भी कुछ क्वेश्चन चलो मैं अगली क्लास में कराता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है, वरना फिर क्वेश्चन से लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होएगा, तो मैं पहले से क्वेश्चन लिखकर अगली वाली क्लास में बताता हूँ, ठीक है।
चलो अब करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम का एक। ये सेकंड था ना, हाँ। अब देखो स्प्रिंग पेंडुलम का करते हैं। देखो स्प्रिंग पेंडुलम नाम से पता चल गया ना कि यहाँ पर ऊपर वाले केस में जो ये था, ये एक रिजिडली कनेक्टेड था, ठीक है ना। मान लो कि रोड से कनेक्ट है ना। लेकिन नीचे वाले स्प्रिंग पेंडुलम के केस में ये जो है ना, ये स्प्रिंग से कनेक्ट रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। और ये वाला भी हम जो कंसिडर करेंगे ना, आल्सो अ प्लेन पेंडुलम, इसको भी हम कंसिडर करेंगे प्लेन पेंडुलम, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग पेंडुलम एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा मतलब नया लगेगा पर कुछ नहीं है, 2 लाइन का ये भी। अब देखो स्प्रिंग पेंडुलम बनाते हैं पहले, और यहाँ पे हम एक बोब ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये हमने बोब ले लिया और हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, कलर ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। अब आप देखो यहाँ से एक स्प्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी स्प्रिंग हो गई और ये हो गया इसका भी हमने मास ले लिया m। और ये जो स्प्रिंग है, यहाँ भी देखो ग्रेविटी नीचे है, और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसका भी ये है, ये जो डिस्टेंस है ना, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो इसमें ना, देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इलोंगेशन कंप्रेशन भी तो होता है ना। देखो नॉर्मल स्प्रिंग मान लो ऐसे है, नॉर्मल स्प्रिंग इतनी है, इसकी है लेंथ L, ठीक। लेकिन अब हमने इसमें बोब लगा दिया आगे, तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी ना। यहाँ पे ये हमारा बोब हो गया, ये ब्लू कलर का जो हमने रेड बना रखा है। तो अब जो इसकी लेंथ है ना, ये R है, ये लेंथ बढ़ गई है, अब ये R है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ना, ये R है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा L है, ये हमारी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। अब देखो इसमें भी अगर हम इसमें लैग्रेंजियन लिखेंगे, वही सिंपल, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें तो स्फेरिकल पोलर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है पेंडुलम वाले केस में तो स्फेरिकल पोलर यूज़ करेंगे। तो कितना आएगा, हाफ m, और यहाँ पर आ जाएगा आपका r² प्लस r² θ², ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो स्प्रिंग वाले केस में ना पोटेंशियल एनर्जी केवल mgh ही नहीं रहता, उसमें जो पोटेंशियल, देखो हमने जो ऊपर वाले केस में जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हमने ये लिखी है ना mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी केवल ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। ड्यू टू स्प्रिंग नहीं है, ड्यू टू ग्रेविटी है केवल। तो इस वाले केस में ग्रेविटी भी है और स्प्रिंग भी है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो 2 लिखी जाती है इसमें। एक तो लिखी जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, प्लस एक लिखी जाएगी आपकी ड्यू टू स्प्रिंग। और एक नोट करने वाली बात है कि ड्यू टू ग्रेविटी वाली ये जो है, ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का जो सरफेस है वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ड्यू टू स्प्रिंग वाली जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं रहेगी। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अगर हम लिखते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से mgh लिखते हैं। लेकिन अब हाइट तो हमें अभी तक हमने डिफाइन नहीं करी है ना, चलो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं हाइट पहले। तो ये इसमें ये वाली हाइट है, इसको हम इस सरफेस में मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सेकेंड, हाँ। तो ये, और यहाँ पे अगर हम हाइट देखें तो हाइट है r cos, ये तो देखो ये एंगल तो थीटा है ना,
ये एंगल ऑफ थीटा ले लेंगे, और इसमें जो हाइट है, ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, सिंपल आर कोस थीटा हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा हो जाएगी ना। और इसमें भी देखो, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो इसमें ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब आप देखो इसमें जो आर है वो कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट नहीं है, ये स्प्रिंग है, इस है ना, ये कोई रोड नहीं है कि कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो नेचुरल लेंथ अलग है, एल अलग है, आर अलग है, आर इज़ नॉट इक्वल्स टू एल। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी ना वो 2 रहेगा, ठीक है ना। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो कितने कौन कौन सा रहेगा, एक आर रहेगा और एक थीटा रहेगा। तो इसलिए जो लैग्रेंजियन रहेगा ना वो हमारा आर और थीटा की टर्म्स में रहेगा। सॉरी। तो यहाँ पे देखो एम जी एच, देखो हाइट यहाँ पे नीचे है, हाइट हम नीचे मेजर कर रहे हैं, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी आएंगे ना, तो माइनस आर कोस थीटा होगा। तो ये आ जाएगी आपकी माइनस आर कोस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, माइनस एम जी आर कोस थीटा आएगा, मैंने केवल हाइट लिख दी ना यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा माइनस एम जी आर कोस थीटा, ठीक है ना। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी देखो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हाफ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। मान लो ये जो स्प्रिंग है, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट है, मान लो के, ये हमें गिवन रहता है, ये तो कांस्टेंट चीज़ है ना, ये तो हमें गिवन रहेगी। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है, और यहाँ पे होता है इलोंगेशन स्क्वायर, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन का स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है। देखो इलोंगेशन कंप्रेशन है ना, मतलब कि ये देखो ये कोई नेचुरल स्प्रिंग है, ये नेचुरल स्प्रिंग है, और यहाँ पे इसका इलोंगेशन ये हो गया, और या फिर कंप्रेशन ये हो गया, है ना। तो मतलब पता ही है ना इलोंगेशन कंप्रेशन क्या होता है ना। अगर कोई डाउट हो ना तो मुझे एक बार उसमें बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक। देखो हाफ की इलोंगेशन स्क्वायर, देखो हाफ के, अब देखो इलोंगेशन, देखो नेचुरल लेंथ कितनी है एल, और मान लो यहाँ पे इलोंगेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक बोब कनेक्ट है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो नेचुरल लेंथ एल इतनी होगी, कम होगी, और आर ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि बोब है कुछ नीचे भी, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली आर ग्रेटर देन एल रहेगा, है ना। ये तो ऑब्वियस बात है। तो इलोंगेशन कितना होगा इसमें, आर माइनस एल ही तो होगा इलोंगेशन, इलोंगेशन होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। इलोंगेशन इतना ही तो होगा, जो इलोंगेशन मतलब आर लेंथ स्प्रिंग की थोड़ी बढ़ गई है, और एल नेचुरल लेंथ है, तो आर माइनस एल कर दिया, तो इलोंगेशन निकलेगा, और इसका स्क्वायर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलोंगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर यहाँ पे मैंने बोला। ये ऐसे ही हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इसकी आएगी माइनस एम जी आर कोस थीटा प्लस हाफ के आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये एल है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे निकाल ली, और ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रेंजियन क्या आएगा, सिंपल काइनेटिक एनर्जी माने पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी थी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कोस थीटा माइनस हाफ के आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया लैग्रेंजियन, ठीक है ना। तो ये हो गया स्प्रिंग पेंडुलम का लैग्रेंजियन, है ना। सिंपल है, ऐसा कुछ इसमें था नहीं, बस इसमें ना स्प्रिंग वाले केस में ये देखना पड़ता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमें स्प्रिंग की अलग लिखनी पड़ती है इसमें, ठीक है। बस लैग्रेंजियन आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, डी डी टी फिर ब्रैकेट में डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, फिर माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई, है ना। ऐसे करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, या फिर टावर इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी तो टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स निकाल लेंगे। चलो एक टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स वाला मैं एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल चलो करके दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे एक ये कौन सा 3 था ना, ये स्प्रिंग पेंडुलम। हाँ, अब देखो ये फोर्थ करते हैं। टू पार्टिकल्स बोल दो,
या फिर ब्लॉक्स कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। देखो देखो टू पार्टिकल, ये पार्टिकल्स बोल दो या फिर दो ब्लॉक हैं जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक साथ, ठीक है। मान लो ऐसे है, एक सेकेंड, ये कोई सरफेस है और यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये है, ऐसे बना देना, ठीक है। दो पार्टिकल है और दोनों ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मान लो ये जो पार्टिकल है इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है ना। और आ, दोनों पार्टिकल है। अब देखो इसमें ना एक मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ देखो इसमें ना ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो m1 है और ये m2 है, तो ये इसका मीन पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन है इन दोनों का, है ना। अब ये जो पार्टिकल है ना m1, अब ये पार्टिकल x1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब x1 से x1 डिस्प्लेस हो चुका है, तो x1 डिस्टेंस, और ऐसे ही ये जो है ये x2 डिस्प्लेस हो चुका है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट x1 एंड x2 be displacement of two blocks from their respective mean position। है ना। अब मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये है कि पार्टिकल पहले यहाँ था और ये पार्टिकल यहाँ था, और कुछ टाइम बाद ये t=0 पे है, t=0 पे है, t टाइम बाद हमने देखा पार्टिकल ये वाला यहाँ पहुँच चुका m1 और m2 यहाँ पहुँच चुका। मान लो कि x2 ग्रेटर देन x1, x2 जो डिस्प्लेसमेंट है x1 से ज़्यादा है। चलो मैं ये मैं बना ही देता हूँ, चलो थोड़ा क्लियरिटी रहेगी, है ना। रुको, ये है t=0 पे और ये जो है t=t पे, ठीक। तो ये जो पार्टिकल है हमारा, अब ये जो पार्टिकल है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मीन पोजीशन थी ना इतनी, ये मीन पोजीशन थी इतनी। अब पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो चुका है, पार्टिकल यहाँ आ चुका है m1 और m2 वाला पार्टिकल यहाँ आ चुका है, ठीक। तो हमारा जो पार्टिकल था वो आ चुका है, m1 पार्टिकल आ चुका है यहाँ पर और m2 वाला पार्टिकल आ चुका है यहाँ पर मीन पोजीशन से, क्योंकि ये जो हमारी थी ये थी मीन पोजीशन, ये थी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन ऑफ m1, ऐसी मीन पोजीशन ऑफ m2 ये वाली हो जाएगी, ठीक। और ये अभी भी स्प्रिंग से ऐसे ही कनेक्टेड है, तो अब क्लियर है कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये x1 हुआ है ना, और ऐसे ही ये x2 हुआ है।
क्लियरली x2 ग्रेटर देन x1 है, मैंने ये लेट भी कर रखा है, x2 ग्रेटर देन x1 है, ठीक है ना। और ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे भी स्प्रिंग कांस्टेंट चलो ले लेते हैं, वो तो गिवन ही रहते हैं ये चीज़ें। ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें लिखना है लैग्रेंजियन। अब देखो इसमें आप खुद ही देखो, इसमें हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्यों ही यूज़ करेंगे, इसमें कोई मतलब ही नहीं है यूज़ करने का, है ना। इसमें तो सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ कर लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ हो जाएगा सिंपल। अब देखो इसमें जो है हम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब आप इसमें खुद सोचो, m1 पार्टिकल के लिए तो m1 जो पार्टिकल है इसके लिए ये जो फ्रीडमनेस है किस डायरेक्शन में ये फ्रीडमनेस है, मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन में, मतलब x1 कोऑर्डिनेट हो गया ना m1 का, और m2 का हो गया x2 कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसका 2 ही रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा। और इसके जनरलाइज इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x1 एंड x2, क्योंकि m1 के लिए अलग रहेगा और m2 के लिए अलग रहेगा। x1 और x2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मैं पहले बता चुका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है। x1 और x2 के बीच में कोई हम रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते, कोई कॉन्स्टेंट रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट रहेंगे ना वो इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे से। तो x1 और x2 है, तो इससे क्या पता चला कि जो हमारा लैग्रेंजियन निकलेगा ना वो हमारा x1 और x2 में ही निकलेगा। तो यहाँ से हमें लैग्रेंजियन के लिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ लैग्रेंजियन निकालने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपका, हाफ, अब अगर m1 के लिए हाफ m1 और x1 डॉट का स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ m2 और x2 डॉट का स्क्वायर, ये तो सिंपल हो गया। और ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले केस में अब आप खुद सोचो, ये जो है ये एक सरफेस पे है, ठीक है ना, ये एक सरफेस पे है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का तो कोई रोल ही नहीं है ना, ग्रेविटी का कोई रोल थोड़ी है, ये हैंग थोड़ी हुआ है, केवल इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो हाफ के, और इलोंगेशन स्क्वायर, अब देखो इलोंगेशन स्क्वायर कंप्रेशन स्क्वायर, अब देखो हाफ के, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही तो है ना, ये नॉर्मल लेंथ है, ये l है, ये l होगी इसकी नॉर्मल लेंथ, और ये इलोंगेशन इसमें कितनी आई है, कितनी आई x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 ही तो है इसमें इलोंगेशन, मतलब इतना ही तो है ना, मतलब क्लियर है ये तो, इसमें तो कुछ ऐसा बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो बस सिंपल यहाँ पे हम लैग्रेंजियन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर और माइनस हाफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है तो माइनस इसलिए आया, ये माइनस ये नहीं है कि ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, ये माइनस नहीं है, तो फॉर्मूला रहता है ना L इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हाफ के जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा लैग्रेंजियन, ठीक है ना। ये हमारा लैग्रेंजियन आ गया, टू पार्टिकल्स ब्लॉक्स, टू पार्टिकल या फिर दो ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे जो ब्लू ब्लू है ना ये हमने पार्टिकल बना रखे हैं, तो यहाँ पर ना हम एक ब्लॉक भी बना सकते हैं, ऐसे दो ब्लॉक हैं एक सरफेस पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैग्रेंजियन आ गया। अब आप खुद देखो ये जो लैग्रेंजियन है, चलो मैंने बताया ना ये सोल्व कर देते हैं, चलो अब इससे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। अब मैंने आपको बता रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन जितने कोऑर्डिनेट रहेंगे उतने ही इक्वेशन ऑफ मोशन निकलती है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हैं, दो कोऑर्डिनेट है, x1 अलग कोऑर्डिनेट है, x2 अलग कोऑर्डिनेट है, x1 और x2, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसमें दो निकलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x1, और ऐसे सिमिलरली मैं पैरेलल में क्लिक कर देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x2, ठीक है। तो देखो x1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या है, डी डी टी डेल एल बाय
डेल एक्स वन डॉट, है ना, और माइनस डेल एल बाय डेल एक्स वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसे ही इस तरफ क्या निकलेगा, डी 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 टी डेल एल बाय डेल एक्स टू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, ये निकलेगा ना। अब यहाँ पे लैग्रेंजन को एक्स वन डॉट के साथ जब हम इसे डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेल एल को मतलब लैग्रेंजन फिर एक्स वन के साथ मतलब कि हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा ये हमारा सोल्व होकर आएगा एम वन एक्स वन डबल डॉट माइनस के एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही ये हमारा आएगा, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी एक्स टू कोऑर्डिनेट के लिए एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारी ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल चुकी है अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए। सिंपल है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखो ये जो है ना, जो हम ये जो टू पार्टिकल्स है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये हमें पता है ये एस एच एम है, ठीक है ना। तो एस एच एम के लिए एक मैंने टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स में जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने एस एच एम के लिए बता रखा था कि एस एच एम की एक अगर एस एच एम अगर मतलब कि आपका क्यू वाई डबल डॉट मतलब कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसका जो एक्सेलरेशन जो निकलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से वो इक्वल टू माइनस सी क्यू वाई, अगर ये आ जाता है तो वो एस एच एम की इक्वेशन होती है। तो वो जो मतलब कि जो सिस्टम रहेगा वो एस एच एम में रहेगा। अब आप खुद देखो ये जो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन इसे 1 ले लेते हैं और इसे 2 ले लेते हैं, तो क्या ये ऐसा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। देखो एक्स वन डबल डॉट इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो हम अगर इसे इक्वल भी लिख दें तो माइनस हट जाएगा। तो एक्स देखो यहाँ पे ना एक तो माइनस एक्स वन इक्वल होना चाहिए ना, देखो ये ऐसा होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए। देखो एक्स वन डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस के एक्स वन, है ना। अगर ये ऐसा होता तो ये एस एच एम होता, ऐसे ही यहाँ पे होता तो ये एस एच एम होता, पर ये एस एच एम नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ये जो सिस्टम है ये एस एच एम ही तो है ये, है ना। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये कैसे हम फिर कन्वर्ट करें? देखो इसमें ना इसे कन्वर्ट करना पड़ता है एस एच एम में। तो एस एच एम में कन्वर्ट करने के लिए ना एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। देखो पहले मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। पहले देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, अगर हम देखो नाउ अगर हम इक्वेशन 1 को m1 से डिवाइड कर दें और ऐसे ही इक्वेशन 2 को m2 से डिवाइड कर दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखो क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा देखो m1 x1 डबल डॉट अपॉन में m1 माइनस के x2 माइनस x1 बाय m1 माइनस m2 x2 डॉट ओवर m2 माइनस के x2 माइनस x1 ओवर m2 इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगा, ठीक है। तो m1 कैंसिल, m2 कैंसिल आ गया, हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट माइनस के x2 माइनस x1, ये हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, के x2 माइनस x1, तो यहाँ पे ये क्या 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इक्वल टू 0। क्या ये वाली टर्म हमने कभी देखी है ना? ये जो होता है इसे हम 1 अपॉन म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि होता है आपका रिड्यूस्ड मास, है ना, रिड्यूस्ड मास। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने बहुत बार ये यूज़ किया है। तो हम इस वाली टर्म को ले लेंगे 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, जो कि हमारा होता है रिड्यूस्ड मास, है ना। जब हम दो मास को कंबाइनली लिखते हैं ना तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो टर्म है x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट, तो इस वाली टर्म को ना देखो हम ऐसे नहीं, देखो हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है नॉर्मल कोऑर्डिनेट का, तो चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है नॉर्मल कोऑर्डिनेट का,
कोऑर्डिनेट्स। देखो नॉर्मल कोऑर्डिनेट ना मतलब कि इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होता है जो गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन को एसएचएम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैं अगर डेफिनेशन इसकी लिखूँ तो इसकी देखो इसकी डेफिनेशन होगी ये, दीज आर सच कोऑर्डिनेट्स, दीज आर सच कोऑर्डिनेट्स which convert given equation of motion into equation of SHM। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स मतलब कि वो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम को। ये हो गया नॉर्मल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन। अब आप पूछोगे इनमें नॉर्मल कोऑर्डिनेट कौन है ना, नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या है। देखो अगर हम ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में अगर हम x2 माइनस जो x1 है, मतलब x1 माइनस जो x2 है, अगर हम उसे x ले लेते हैं, है ना, जो ये है x2 माइनस x1 है, मतलब x1 माइनस x2 अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो अगर हम इसे x ले लेते हैं और x1 डबल डॉट को माइनस x2 डबल डॉट को हम x डबल डॉट ले लेंगे इसके कोरस्पोंडिंग, है ना, मतलब जैसे ये वाली टर्म ली है ऐसे हम इसके कोरस्पोंडिंग ये ले लेंगे। तो इसमें जो ये आपका x है ना, ये जो x है इसको ही हम बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कोऑर्डिनेट्स है x1 और x2 हमने उसे कंबाइनली करके या मतलब इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया है कि वो हमारी वो बना देंगे, एसएचएम की इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम इन दोनों को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, है ना, इन दोनों को इस वाली इक्वेशन में अगर पुट करें तो देखो क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे तो सिंपल है x डबल डॉट आ जाएगा, है ना, x डबल डॉट इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका, देखो एक बात और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, देखो लिखना क्या, वो तो सिंपल है, देखो x1 यहाँ पे x2 डबल डॉट और इक्वल्स टू, ये वाली टर्म तो आपकी 1/μ हो गई ना, ये वाली 1/μ होगी, तो ये हो जाएगी आपकी k/μ और x2 माइनस x1, है ना, यही तो रहेगा, क्योंकि हमने ये 1/μ हमने ये ले लिया था ना रिड्यूस्ड मास, तो बस हम इस वाली इक्वेशन को अब ये पुट करेंगे, तो x यहाँ पे तो सिंपल x डबल डॉट इक्वल्स टू k/μ और यहाँ हो जाएगा माइनस x, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस k/μ और x, है ना, तो यही तो है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस k/μ और x। देखो ये उसी इक्वेशन ऑफ मोशन से तो सेटिस्फाई कर रही है। देखो मैंने यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स मैंने बताया था, क्यू आई डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस सी क्यू आई, सी कोई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे ये तो है क्यू आई डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस सी क्यू आई डॉट और ये क्यू आई, एक्स डबल डॉट तो एक्स, क्यू आई डबल डॉट तो क्यू आई, है ना, तो यही तो है इक्वेशन ऑफ एस एच एम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये है इक्वेशन ऑफ एस एच एम, और टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स भी मैंने इसे बता दिया है। ठीक है ना, तो मैंने इसमें कवर कर दिया, इस वाली वीडियो में 4 कर दिया ना, हाँ 2 पार्टिकल्स, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के स्टैंडर्ड सिस्टम्स के बताता हूँ। ठीक है ना, ओके देन, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके।